नमस्कार दोस्तों, कामयाब इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आप सभी इस चैनल से जुड़ें अ, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट्स ज़रूर करें। दोस्तों, पिछले 4-5 वीडियो से हम लगातार आपसे जुड़ते आ रहे हैं और राजस्थान की बहुत ज़्यादा विख्यात भर्ती रीट को लेकर के हम लोग अभी से लगातार आपको फ्री क्लासेस उपलब्ध करवा रहे हैं। दोस्तों, आप लाभ उठाइए इसका। इसमें न कोई आपका चार्ज है न कुछ, और एक समग्र विस्तार से संपूर्ण राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति की पूरी क्लास आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसी के साथ राजस्थान के ज्योग्राफी का पूरा पैटर्न, जितना उसमें क्लास आपके लिए संभव है, पूरा। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित जो भी क्लासेज बन सकती, जितनी बन सकती हैं, वो सब आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो दोस्तों, इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और लगातार पेन कॉपी लेकर के बैठें और लिखें, और उसके बाद उनको बार बार आप लोग रिपीट करें। और ये जो आपकी क्लास उपलब्ध करवाई जाएंगी, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। क्यों रहेंगी दोस्तों? क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आपसे संबंधित सारा मैटर पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग क्लास से ज़रूर जुड़ें, प्रतिदिन जुड़ें। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर अब लास्ट में जो हमने पढ़ा था, वो चौहान वंश की उत्पत्ति और स्थापना से संबंधित कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा कर ली थी, जिसमें हमने राजस्थान में चौहानों की उत्पत्ति का संपूर्ण सिद्धांत, अभिलेख, शिलालेख और महत्वपूर्ण इतिहासकारों का उल्लेख कर लिया था। इसी के साथ चौहानों के मूल स्थान को लेकर के विभिन्न बातें हो गई थी और हमने वासुदेव चौहान को पढ़ाना शुरू कर दिया था, और वो क्लास भी लगभग मैंने लास्ट क्लास में आपको कर दी है। वासुदेव चौहान, जो कि चौहानों का मूल पुरुष, आदि पुरुष है, उन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव डाली। कहाँ पर डाली दोस्तों? सांबर झील में। आइए सीखने का प्रयास करते हैं। वैसे तो मैंने चंदन राज तक आपकी लास्ट क्लास कर दी है, फिर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वासुदेव चौहान को पढ़ना शुरू कर दिए थे। वासुदेव चौहान, जो कि आप ध्यान रखना, चौहान वंश के संस्थापक हैं। और कब शासक बने, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, 551 ईस्वी के आसपास। क्या किया इन्होंने? तो दोस्तों ध्यान रखना, चौहान वंश की नींव डाली। यानी हम कह सकते हैं चौहान वंश के संस्थापक हैं ये। चौहान वंश के संस्थापक हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान रखना, ये मूल पुरुष भी कह सकते हैं हम लोग इनको, मूल पुरुष, चौहान वंश के मूल पुरुष। और जो मूल पुरुष है या जो स्थापना की है, जिसने शुरुआत किया है वंश का, उसको दोस्तों हम लोग आदि पुरुष के नाम से भी जान सकते हैं। तो ध्यान रखना, संस्थापक कहे, मूल पुरुष कहे, आदि पुरुष कहे, इन सभी नामों से जाने जाएंगे वासुदेव चौहान। दोस्तों, यह स्थापना कहां पर किया था? तो आप ध्यान रखना इस चीज को, यानी कि सांबर झील के आसपास। ध्यान रखना, सांबर झील, ये झील कहां पर है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जयपुर में है। सांबर झील जयपुर के आसपास। ध्यान रखना, इन्होंने चौहान वंश की नींव डाली, यहीं पर डाली इन्होंने, चौहान वंश की नींव डाली। इसका वर्णन हमको कहां पर मिलता है? वर्णन, तो दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है बिजोलिया के शिलालेख में।
ध्यान रखना दोस्तों, किसमें देखने को मिलता है? तो बिजोलिया के शिलालेख में। बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया का शिलालेख इस बात की जानकारी देता है कि चौहान वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? तो वासुदेव चौहान ही थे, ये ध्यान रखना। और इनको विप्र यानी कि हम कह सकते हैं ब्राह्मण वंश में उत्पन्न वत्स गोत्र का ब्राह्मण भी बताया। तो ये ध्यान रखना, स्थापना से जुड़ा जो मैटर है, स्थापना से जुड़े जुड़े साक्ष्य सभी साक्ष्य उपलब्ध करवाता है। सभी साक्ष्य उपलब्ध करवाता है। कौन उपलब्ध करवाता है? तो आप ध्यान रखना दोस्तों, बिजोलिया का शिलालेख। इसी के साथ एक बात और जान लीजिए आप लोग, यानी कि हम कह सकते हैं सांबर झील का जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो, इसका निर्माण ऐसा कहा जाता है कि 551 ईस्वी के आसपास, ईस्वी के आसपास 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 वासुदेव ने वासुदेव ने करवाया था। वासुदेव ने करवाया था। दोस्तों यहाँ तक की बातें तो हम सीख चुके हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो और महत्वपूर्ण शासक हुए गुवक, जिनके बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अंतिम क्लास मैंने आपको बताई थी चंदन राज से, क्योंकि आज हमारा ये तीसरा पार्ट है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगला आता है चंदन राज, जो अंतिम क्लास हमने जहाँ पर छोड़ी थी, ये ध्यान रखना। शेष भाग को पढ़ने के लिए आप मेरी लास्ट क्लास देख सकते हैं, जहाँ पर मैं चौहान वंश के बड़ी महत्वपूर्ण क्लास कर चुका हूँ। शेष क्लासों को देखने के लिए यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों आप लोग। सबसे पहले तो हम लोग एक बात कर लेते हैं कि जो चंदन राज है उनके बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ध्यान रखना, चंदन राज चंदन राज चौहान, चंदन राज चौहान जो है ये कहाँ के शासक हुआ करते थे? तो आप ये ध्यान रखना, शाकंबरी या फिर हम कह सकते हैं सांबर, शाकंबरी या फिर हम कह सकते हैं सांबर के प्रसिद्ध शासक थे। प्रसिद्ध शासक थे, ये ध्यान रखना आप लोग। प्रसिद्ध शासक थे, लेकिन इनमें कुछ विशेष बातें आती हैं। जैसे ध्यान रखना आप लोग, इनकी पत्नी का नाम हुआ करता था रुद्राणी। ध्यान रखना, इनकी पत्नी का नाम क्या हुआ करता था? रुद्राणी इनकी पत्नी का नाम था। और पत्नी के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं तो दोस्तों उनको अपन जानते हैं। इनकी पत्नी का नाम रुद्राणी था, जिसको आत्म प्रभा भी कहा जाता था। ये ध्यान रखना आप लोग। क्या कहते थे? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसे कहते थे आत्म प्रभा। इसके दूसरा नाम है आत्म प्रभा। कौन है आत्म प्रभा या रुद्राणी? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये हैं चंदन राज की पत्नी है। चंदन राज की पत्नी है, ये चंदन राज की पत्नी है। क्या इतना ही परिचय है इनका? तो नहीं दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो हमको रुद्राणी के बारे में या आत्म प्रभा के बारे में जाननी चाहिए। जैसे ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि ये शिव भक्त हुआ करती थी। शिव भक्त का मतलब ये है कि ये शैव परंपरा से संबंधित थी। शैव परंपरा से संबंधित थी। शैव परंपरा से संबंधित थी। तो ध्यान रखना, ये क्या करती थी? तो ये करती थी भाई 1000 दीपक पुष्कर झील में प्रवाहित करती थी। पुष्कर झील में प्रवाहित करती थी।
ये ध्यान रखना, पुष्कर झील में 1000 दीपकों को प्रभावित करती थी और भगवान शिव को खुश किया करती थी। और ध्यान रखना मित्रों, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, इनके अलावा और महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, तो ये ध्यान रखना, यौगिक मुद्रा, यौगिक मुद्रा में भक्ति किया करती थी, भक्ति करती थी। ये ध्यान रखना, भक्ति कौन सी मुद्रा में करती थी, तो यौगिक मुद्रा में ये भक्ति करती थी। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, इनको यौगिक क्रिया का ज्ञान था। यानी कि हम कह सकते हैं यौगिक तथा तांत्रिक विद्या, यौगिक तथा तांत्रिक विद्या का ज्ञान था। ये ध्यान रखना आप लोग, यौगिक तथा तांत्रिक विद्या का इनको क्या हुआ करता था, तो ज्ञान हुआ करता था दोस्तों। तो यहाँ तक कि आप लोग इन बातों को जानो। हम यूँ कह सकते हैं, चंदन राज इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो क्या करता था, अपनी पत्नी को जितना हो सके सहूलियत उपलब्ध करवाता था। यहाँ तक कि कई बार तो वे पुष्कर में ही रहा करते थे, उनका एक दूसरा केंद्र, यानी कि हम कह सकते हैं सांबर झील के बाद अब चौहानों का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है पुष्कर का क्षेत्र। क्यों बनने जा रहा है, तो दोस्तों आप ध्यान रखना, उनका सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन है, तो रुद्राणी है। अब एक बात और ध्यान रखनी है, क्या चंदन राज का इस समय तोमर या प्रतिहारों से कोई संघर्ष नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी तक तो ये होता आ रहा है ना, या तो तोमर या गुर्जर प्रतिहारों से संघर्ष हो रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इनके समय में भी ये हुआ। तो क्या हुआ देखिए आप लोग, चंदन राज का ध्यान रखना, चंदन राज का तोमर वंश के शासकों से, तोमर वंश तथा गुर्जर प्रतिहारों से संघर्ष जारी रहा। गुर्जर प्रतिहारों से और तोमरों से संघर्ष जारी रहा, जिनमें ध्यान रखना एक अच्छी कामयाबी मिली थी, किनको, चंदनराज चौहान को। तो दोस्तों आप लोग एक बार यहां तक का इसको बनाइए, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। दोस्तों आपने ये बना लिया होगा, इसके बाद में हम चलते हैं आगे। अगले शासक ध्यान रखना आप लोग, अगले शासक कौन हुए, तो देखिए इधर अगले शासक थे वाकपति राज चौहान। लेकिन ये ध्यान रखना, वाकपति राज तो अभी आगे भी बहुत सारे आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना हम लोग कहेंगे इनको प्रथम। वाकपति राज चौहान कौन से थे, ये प्रथम थे। इनके बारे में विशेष बिंदु आते हैं, क्या ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले तो ये कि इनका संघर्ष किनसे हुआ, तो इनका संघर्ष हुआ, ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहारों से। इनका संघर्ष भी हमको देखने को मिलता है गुर्जर प्रतिहारों से।
इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे चौहान शक्तिशाली होते जा रहे हैं और उस समय के बड़े राजवंश तोमर और गुर्जर प्रतिहारों को सीधा चुनौती देते आ रहे हैं। और उन्हीं में से अगले शासक हैं वाकपति राज। और इस समय यदि हम देखें, इस समय क्या हो रहा है, तो आप ध्यान रखना, इस समय त्रिकोणीय संघर्ष, ये ध्यान रखना, इस समय त्रिकोणीय संघर्ष जारी है। त्रिकोणीय संघर्ष जारी है। किस किस में जारी है त्रिकोणीय संघर्ष, तो ध्यान रखना, उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर पश्चिम भारत का कह सकते हैं हम लोग, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है गुर्जर प्रतिहारों का। और ध्यान रखना दूसरा महत्वपूर्ण शासक वंश कौन सा है, तो आप ध्यान रखना पाल वंश। इसके अतिरिक्त और कौन इसमें शामिल है, तो आप ध्यान रखना दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश, दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश, ये 3 वंश इसमें महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यान रखना क्या हुआ इस समय, कोई विशेष घटना हुई क्या, तो आप ध्यान रखना क्या हुआ। देखिए इधर राष्ट्रकूट शासकों ने गुर्जर प्रतिहारों के विभिन्न क्षेत्रों को एक तरीके से हम कह सकते हैं नुकसान पहुंचाया। लेकिन स्वयं दक्षिण भारत चले गए, दक्षिण भारत चले गए, ये ध्यान रखना आप लोग, स्वयं दक्षिण भारत चले जाते हैं तो क्या होता है, इसका ही तो लाभ उठाएंगे कौन, देखें चौहान। और वो क्या करेंगे, इन नुकसान पहुंचाए वाले प्रदेशों पर अपना क्या करेंगे, अधिकार कर लेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, चौहानों ने क्या किया, तो ध्यान रखना। और उसमें आते हैं वाकपति राज। हम कह सकते हैं वाकपति राज ने इस समय का लाभ उठाकर बड़े क्षेत्र पर शासन स्थापित किया, बड़े क्षेत्र पर शासन स्थापित किया। तो ये ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण घटना मानी गई, किसके समय की, तो वाकपति राज चौहान के समय की। उन्होंने राष्ट्रकूटों की इस अव्यवस्था का, जो उन्होंने किनको दी, गुर्जर प्रतिहारों को, उसका लाभ उठाया और ध्यान रखना विजित प्रदेशों पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। क्यों, क्योंकि जो राष्ट्रकूट हैं वो तो स्वयं कहाँ चले गए हैं, तो दक्षिण भारत चले गए हैं। तो दोस्तों यहाँ तक का आप लोग इसको एक बार बनाते चलिए, साथ के साथ इसको बनाते चलिए। हाँ बिल्कुल, इनकी एक उपाधि का भी हमको वर्णन देखने को मिलता है कि वाकपति राज ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। ध्यान रखना इनकी उपाधि है, महत्वपूर्ण इनकी उपाधि है। क्या है इनकी उपाधि का नाम, देखिए दोस्तों इनकी उपाधि क्या है, उपाधि है महाराज। ये ध्यान रखना, इनकी उपाधि देखने को मिलती है हमको महाराज, यानी कि वाकपति राज को पहली बार है ना क्या कहा गया है, यहाँ पर महाराज कहा गया है।
प्रश्न आ सकता है ना कि बताइए चौहान वंश का वह शासक कौन था जिसे महाराज कहा गया था। तो वो ध्यान रखना, वाकपति राज चौहान प्रथमी थे, जिनको क्या कहा गया था, महाराज कहा गया था। तो दोस्तों एक बार वाकपति राज की इस चौहान की क्लास को आप लोग बनाते हुए चलें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपको यदि ये क्लास पसंद आ रही है तो साथ के साथ लाइक और शेयर जरूर करते हुए चलेंगे, है ना दोस्तों। बना लीजिए, मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, या आप स्क्रीनशॉट जैसा भी आप चाहें। वाकपति राज के बाद में और भी महत्वपूर्ण शासक आएंगे, सबको अपन एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन आप लोग पहले इस क्लास को बना लीजिए, अच्छे से बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि बिना लिखे बात नहीं बनने वाली दोस्तों। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण शासक कौन आते हैं, तो ध्यान रखना, इनके बाद वाकपति राज के बाद अगले महत्वपूर्ण शासक हैं सिंहराज। ये ध्यान रखना, अगले महत्वपूर्ण शासक हैं सिंहराज, सिंहराज चौहान। अगले प्रमुख शासक हैं सिंहराज चौहान। क्या किया था, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो इनके पूर्वज करते आ रहे हैं, पूर्वज क्या कर रहे हैं, तो पूर्वज तो तोमर और गुर्जर प्रतिहारों से सीधा संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या ये भी जारी रखेंगे, तो हाँ, सिंहराज ने भी सिंह की भांति इनसे संघर्ष किया। और ध्यान रखना, संघर्ष ही नहीं, तोमर और गुर्जर प्रतिहारों को हराने का भी काम किया। इस समय गुर्जर प्रतिहारों का समकालीन शासक हुआ करता था देवपाल, और उनके समय ये संघर्ष हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों क्या, इधर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्होंने उस परिपाटी को तोड़ा नहीं, बल्कि उसको जारी रखा। क्या किया, ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार तथा तथा तोमर शासकों को, तोमर शासकों को हराया, तोमर शासकों को हराया। ये महत्वपूर्ण काम किया दोस्तों, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार और तोमर शासकों को हराया। और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इनकी उपाधि क्या रही, और एक बड़े क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार भी कर लिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनकी उपाधि, इनकी उपाधि हमको देखने को मिलती है परम बट्टारक, परम बट्टारक, महाराजा, महाराजा अधिराज, महाराजा अधिराज। क्या उपाधि देखने को मिली, तो ध्यान रखना, परम बट्टारक महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। इनके समकालीन शासक कौन हुआ करता था, सिंहराज के समय समकालीन शासक कौन हुआ करता था, तो दोस्तों ध्यान रखना, देवपाल। इनके समय का समकालीन शासक हुआ करता था देवपाल। ये ध्यान रखना, समकालीन शासक, समकालीन, समकालीन प्रसिद्ध शासक, प्रसिद्ध शासक। इनके समय समकालीन प्रसिद्ध शासक थे देवपाल गुर्जर प्रतिहार। ध्यान रखना दोस्तों, देवपाल गुर्जर प्रतिहार, देवपाल गुर्जर प्रतिहार इनके समय के महत्वपूर्ण समकालीन शासक रहे हैं। सीधा नाम आपसे ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इतना ही है सिंहराज में। आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान रखनी है, तो इनकी उपाधि, जो कि किस नाम से जानी जा रही है, तो परम बट्टारक महाराजा अधिराज। ये आप ध्यान रखना, और इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा ये है कि इन्होंने गुर्जर प्रतिहार और तोमर शासक दोनों को ही हराने का काम किया। तो दोस्तों इस शासक को भी आप बना लीजिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इनके बाद में अगले शासक महत्वपूर्ण शासक हैं दोस्तों, सारे ही लगभग महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, इन सब की बातें अपन करेंगे आगे।
अगले शासक विग्रहराज द्वितीय हैं, लेकिन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में बना लीजिए दोस्तों। दोस्तों इनके बाद सिंहराज चौहान के बाद इनके जो वंशज हैं वो काफी शक्तिशाली होते गए हैं। उपाधि से हम पता लगा रहे हैं परम बट्टारक महाराजा धीराज कहीं ना कहीं एक बड़े क्षेत्र पर शासक होने का हमको प्रमाण दे रहा है। तो दोस्तों इसके बाद अगले महत्वपूर्ण शासक, तो दोस्तों देखिए इधर सिंहराज है ना, तो सिंहराज के बाद शासक कौन बना? सिंहराज। सिंहराज सिंहराज के बाद में शासक बने थे विग्रहराज। ये ध्यान रखना दोस्तों, कौन बने थे? विग्रहराज। लेकिन विग्रहराज तो पहले भी हो चुके, तो वो महत्वपूर्ण नहीं थे। और सिंहराज चौहान के बाद में अगले शासक हैं विग्रहराज द्वितीय, यानी कि विग्रहराज द्वितीय। ये महत्वपूर्ण शासक रहे हैं दोस्तों। इनका समय देखा जाए तो इनका समय है लगभग, ये ध्यान रखना आप लोग, 953 से लगभग 975 के आसपास। ये ध्यान रखना 975 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया होगा दोस्तों। विग्रहराज द्वितीय के समय बड़ी घटनाओं से हम एक बार उसका परिचय करवाना चाहते हैं। तो देखिए आप लोग, सबसे महत्वपूर्ण घटना तो हमको दूर दराज में फैले हुए गुर्जर प्रतिहारों के क्षेत्रों से मिलती है। इसके अलावा राजस्थान में सांबर और पुष्कर के आसपास के क्षेत्रों से मिलती है। यहां तक कि अनंत गोचर प्रदेश जो कि सीकर तक फैला हुआ है, वहां तक भी इनका साम्राज्य हुआ करता था। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनके समय सबसे महत्वपूर्ण बात तो हमको देखने को मिलती है कि हर्षनाथ का शिलालेख, हर्षनाथ शिलालेख, हर्षनाथ शिलालेख जो कि सीकर से प्राप्त होता है। हर्षनाथ शिलालेख जो कि हमको सीकर से प्राप्त होता है। सीकर से प्राप्त होता है, कहां से? सीकर से। और किस पर्वत से? तो दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर हर्ष पर्वत के नाम से अरावली का महत्वपूर्ण विस्तार है। यहां से हमें हर्षनाथ का शिलालेख मिलता है जिसका समय है 973 ईस्वी के आसपास। और इस शिलालेख का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, चौहानों के समय मैं आपको पहले भी अवगत करवा चुका हूं कि चौहानों के समय हमको भाषा देखने को मिलता है संस्कृत। तो इनके समय में भी ध्यान रखना, हमको संस्कृत भाषा ही देखने को मिलेगा। संस्कृत भाषा में हर्षनाथ का शिलालेख है। जानकारी किसकी देता है, ये ध्यान रखना आप लोग, जानकारी किसकी देता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हर्षनाथ का जो शिलालेख है वो हमें चौहान वंश के शुरुआती इतिहास की जानकारी देता है। शुरुआती इतिहास की जानकारी। बाद की जानकारी तो दोस्तों हमको अनेक स्रोतों से मिल सकती है, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय के समय लिखे गए विभिन्न ग्रंथों से, इसके अलावा ध्यान रखना हम्मीर देव चौहान के समय लिखे गए विभिन्न ग्रंथों से, कानड़ देव चौहान के समय लिखे गए विभिन्न ग्रंथों से। लेकिन प्रारंभिक जानकारी जो है चौहानों की, कहीं ना कहीं हमको इन शुरुआती शिलालेख या अभिलेखों से ही देखने को मिलती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख जो आपको मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों, इसके लिए आप लोग हमारे लास्ट जो वीडियो हैं या अंतिम लास्ट में जो वीडियो बनाए हमने चौहान वंश में, उनको आप देख सकते हैं। बिजोलिया शिलालेख के बारे में वहां सारा विस्तार से बताया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, संस्कृत भाषा में है और चौहान वंश के शुरुआती इतिहास के बारे में जानकारी देता है। लेकिन दोस्तों शिलालेख किसके समय बनाया गया या खुदवाया गया, तो ध्यान रखना विग्रहराज द्वितीय के समय ही हर्षनाथ का शिलालेख देखने को मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इसको आप लोग नोट डाल के
लिखेंगे, याद रखेंगे दोस्तों। क्या है तो ध्यान रखना आप लोग, यह शिलालेख, यह शिलालेख, यह शिलालेख विग्रहराज, विग्रहराज, विग्रहराज के समय ही, के समय ही बनवाया गया था, बनवाया गया था। लेकिन दोस्तों इतनी ही बातें नहीं है, क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो चौहान वंश के शासकों की कार्य पद्धति में लगातार सुधार हो रहा है। इसके अलावा प्रशासनिक ढांचा बदलता जा रहा है, फैलाव हो रहा है, साम्राज्य में लगातार विस्तार होता जा रहा है, देश विदेश से इनका परिचय बढ़ रहा है। इसके अलावा ध्यान रखना मध्य प्रदेश और गुजरात की ओर चौहानों का प्रस्थान शुरू हुआ है और साम्राज्य विस्तार की हमको यहां से झलक देखने को मिलती है। कैसे? तो दोस्तों ध्यान रखना, विग्रहराज द्वितीय जिस समय शासन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी समय गुजरात के बड़ौच के आसपास के क्षेत्रों में चालुक्य वंश का शासन है और चालुक्य बढ़ती हुई चौहान शक्ति से परिचित हैं और वो इसे रोकना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना, हिल पाटल के जो शासक हैं, कौन? मूलराज प्रथम, वो आक्रमण करेंगे, लेकिन उस आक्रमण का अच्छी भाषा में जवाब देने का काम करेंगे। कौन? विग्रहराज द्वितीय है। तो दोस्तों आप लोग पहले इसको बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उस अगले स्लाइड पर मैं चलने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल दोस्तों, आप साथ के साथ बनाएं, बिना बनाए बात नहीं बनेगा। लगातार वीडियो देखने से, सुनने से कुछ नहीं, थोड़ा सा लिख के चलें, जिससे क्या है आप उसको पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे तो आप एक बार ये हर्षनाथ का शिलालेख जो बहुत छोटा है इसको आप लेके चलें। अंडरलाइन कर लिया करो दोस्तों, महत्वपूर्ण कोई बात आती है तो उसको अंडरलाइन जरूर कर लिया करो आप। छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण है, जैसे ये भाषा को लेकर के कई बार प्रश्न देखने को मिले, बिजोलिया के शिलालेख को लेकर के भी, हर्षनाथ के शिलालेखों को लेकर के भी। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद अभी हमारा यही चल रहा है, कौन? विग्रहराज। हम पढ़ रहे थे विग्रहराज, विग्रहराज चौहान द्वितीय, विग्रहराज चौहान द्वितीय। ध्यान रखना दोस्तों, और क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। वैसे समय आपको मैंने अभी बताया था कि इनका समय लगभग 953 से लगभग 973 के आसपास या 75 के आसपास तो है ही। इसीलिए तो हमको ध्यान रखना, इस समय की कुछ घटनाओं का वर्णन देखने को मिलता है। ध्यान रखो दोस्तों, अगली बात हम करेंगे अहिल पाटन के महत्वपूर्ण शासक की। कौन है अहिल पाटन का महत्वपूर्ण शासक? तो देखिए आप लोग, अहिल पाटन, अहिल पाटन कहां पर पड़ता है अहिल पाटन? तो दोस्तों ध्यान रखना, गुजरात में है अहिल पाटन। और ध्यान रखना यहाँ के जो शासक हैं वो कौन है? तो चालुक्य वंश के शासक मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम, जो कि चालुक्य वंश के शासक हैं, चालुक्य वंश के शासक हैं। वो बढ़ती हुई चौहान शक्ति से भली भांति परिचित हैं और वो इन्हें रोकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चौहानों का लगातार विस्तार राजस्थान के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आदि दिशाओं में होता जा रहा था, विशेषकर गुजरात की ओर। इसीलिए ध्यान रखना, मूलराज इसको लेकर के बेहद ही चिंतित थे। लेकिन यहां पर हमको एक छोटा सा संघर्ष देखने को मिलता है, किस किस के बीच? तो दोस्तों ध्यान रखना, विग्रहराज, विग्रहराज वर्सेस, और ध्यान रखना कौन? तो मूलराज। और ऐसा माना जाता है कि मूलराज प्रथम कहीं ना कहीं इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं और इसमें ध्यान रखना विजय प्राप्त होती है किसको? विग्रहराज द्वितीय को। और इसी विजय के उपलक्ष्य में विग्रहराज द्वितीय गुजरात में, ध्यान रखना, चौहान वंश से संबंधित एक प्रमाण का निर्माण करवाते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रहा। कौन सा? देखिए दोस्तों,
बड़ौच, जो कि गुजरात के क्षेत्र में है, बड़ौच गुजरात। यहां पर ध्यान रखना आशापुरा माता, ध्यान रखना दोस्तों, आशापुरा माता, आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण, के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये ध्यान रखना विग्रहराज द्वितीय ने ही करवाया। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आप लोग इस चीज को थोड़ा सा अंडरलाइन करके भी चलना कि बड़ौच गुजरात में आशापुरा माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो विग्रहराज द्वितीय ने ही बनवाया था। इस तरीके से महत्वपूर्ण घटना देखने को मिली हमको विग्रहराज के समय की, और इनको भी महाराजा धीराज की उपाधि से नवाजा गया है। तो इसको आप बना के चलें दोस्तों साथ के साथ ही। हाँ दोस्तों, इसके बाद में हम आगे चलेंगे। अब विग्रहराज द्वितीय के बाद अगले महत्वपूर्ण शासक कौन होते हैं? तो अगले महत्वपूर्ण शासक थे दुर्लभ राज। ध्यान रखना कौन थे? तो दुर्लभ राज, दुर्लभ राज चौहान, दुर्लभ राज चौहान। ध्यान रखना इनके समय कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण थी? तो देखिए इधर सबसे महत्वपूर्ण बात तो हमको यही देखने को मिलती है कि संघर्ष क्या जारी रहा, संघर्ष क्या होता रहा। तो देखिए इधर, हाँ, जो परिपाटी इनके पूर्वज छोड़ के गए हैं, गुर्जर प्रतिहार और तोमरों से लगातार संघर्ष करने की, उसमें कहीं ना कहीं विस्तार ही हुआ है, और अब चालुक्य भी उसमें जुड़ गए हैं। तो ध्यान रखना इनका संघर्ष किन किन से हुआ? तो इनका संघर्ष हुआ है गुर्जर प्रतिहारों से, गुर्जर प्रतिहारों से। एक संघर्ष तो इनका गुर्जर प्रतिहारों से होता है। इसके अलावा नंबर 2 पर आ जाते हैं तोमर वंश के शासक, तोमर वंश के शासक। इसके अतिरिक्त और कौन देखने को मिलते हैं? तो ध्यान रखना इसमें अब नए वंश भी जुड़ जाते हैं, और उसमें आगे हैं चालुक्य। और ये चालुक्य वंश कहाँ के हैं? तो गुजरात से संबंधित चालुक्य जो गुजरात के हैं, ये भी इसमें जुड़े हैं। तो इनसे संघर्ष हुआ। इससे ये हमको प्रमाण मिल जाता है कि कहीं ना कहीं लगातार चौहानों की शक्ति बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों आप लोग इस क्लास को लगातार शेयर भी करते हुए चलें और लाइक भी करें। ध्यान रखना इनकी उपाधि सबसे महत्वपूर्ण तो ये आती है कि इनकी उपाधि क्या थी। तो इनकी उपाधि भी हमको देखने को मिलती है महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। ये उपाधि देखने को मिलती है किसकी? तो दुर्लभ राज चौहान की। इसके अलावा इनका एक महत्वपूर्ण नाम भी हमको देखने को मिलता है। क्या? तो देखिए इधर दुर्लभ मेरू। ध्यान रखना क्या नाम है? तो दुर्लभ मेरू, दुर्लभ मेरू। ये ध्यान रखना भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण नाम माना जाता है इनका, दुर्लभ मेरू। ये ध्यान रखना आप लोग, दुर्लभ मेरू। एक दो बार एग्जाम में ये आया हुआ भी है। महाराजा धीराज अधिकांश एग्जामों में पूछा गया है। दुर्लभ मेरू इनका नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा और कौन सी घटना है? तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ राज चौहान ने आशापुरा माता के दर्शन किए थे और ये बढ़ौच की यात्रा पर भी गए थे। इसके अलावा हर्षनाथ की यात्रा भी करने का हमको वर्णन देखने को मिलता है। तो छोटी सी बातें इनको और लगा लेते हैं कि इनकी कुछ यात्राएं महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी यात्राएं की थी इन्होंने? ध्यान रखना सबसे पहली महत्वपूर्ण यात्रा जो मानी जाती है वो आशापुरा माता, आशापुरा माता, आशापुरा माता के मंदिर की यात्रा, जो कि बड़ौच गुजरात में है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण यात्रा इनकी देखने को मिलती है हमको हर्षनाथ। ये ध्यान रखना हर्षनाथ मंदिर की यात्रा। और हर्षनाथ मंदिर आप सबको ये विदित है कि ये हमारे
राजस्थान के कौन से जिले में है? तो सीकर जिले में है। यहाँ तक का दोस्तों आप लोग बनाते चलें इसको, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, दुर्लभ मेरु का अर्थ क्या है? तो आज्ञा का कोई भी इनकी उल्लंघन नहीं करता था, इनको इसीलिए दुर्लभ मेरु के नाम से भी हम जानते हैं, इसीलिए इनको हम दुर्लभ मेरु के नाम से जानते हैं। दोस्तों बनाते चलें, आप साथ के साथ बनाते चलें इसको। हाँ, और भी नाम हमको देखने को मिलते हैं इसके अतिरिक्त इनके। इसके बाद अगले आते हैं दोस्तों, ये आपने यदि बना लिया हो तो हम आगे चलें। इनके बाद हमको सबसे महत्वपूर्ण शासक देखने को मिलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण शासक देखने को मिलते हैं गोविंद राज तृतीय। गोविंद राज तृतीय, ध्यान रखना, अगले महत्वपूर्ण शासक हैं गोविंद राज तृतीय। और गोविंद राज तृतीय जो हैं, इनके हमको कुछ नाम देखने को मिलते हैं जो आप ध्यान रखना, इनको है ना शत्रु संहारक या तो इनको क्या कहा जाता था? शत्रु संहारक, या ध्यान रखना इनको कहते थे वैरी घट भी कहा जाता है। ये दो नाम देखने को मिलते हैं, शत्रु श्रृंगारक और बैरी घट। तो बनाते चलें दोस्तों इसको भी आप लोग, बैरी घट और दूसरा है शत्रु श्रृंगारक, ये नाम भी हमको देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी देखने को मिलता है कि गजनी के जो शासक थे उनको आगे बढ़ने से इन्होंने रोकने का काम किया था दोस्तों। हाँ, इसके बाद में अगले आते हैं वाकपति राज द्वितीय दोस्तों। अगले शासक आते हैं वाकपति राज द्वितीय। देखो इधर अगले शासक आते हैं वाकपति राज द्वितीय। ध्यान रखना इनके समय की कुछ विशेष घटनाएं, जैसे ध्यान रखना इनके समय का सबसे अच्छा संघर्ष हमको क्या देखने को मिलता है? तो संघर्ष था, ध्यान रखना, मेवाड़ से। इनका संघर्ष हमको देखने को मिलता है मेवाड़ से। मेवाड़ में इन्होंने किससे संघर्ष किया होगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, इस समय मेवाड़ के जो शासक हुआ करते थे उनका नाम था अंबा प्रसाद, और अंबा प्रसाद को इन्होंने मारने का काम किया था दोस्तों। अंबा प्रसाद को मारने का काम किया था। ध्यान रखना आप लोग क्या किया था, देखिए इधर आप लोग जो शासक हैं यानी कि मेवाड़ के शासक, कौन थे मेवाड़ के शासक? तो अंबा प्रसाद वर्सेज वाकपति राज द्वितीय। तो इस युद्ध में कौन जीता इस युद्ध में? तो ध्यान रखना इनकी क्या हो गई थी, इसमें हार हो गई थी, और वाकपति राज द्वितीय की इसमें क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। और ये भी कहा जाता है कि वाकपति राज ने, ध्यान रखना, अंबा प्रसाद को जान से मार दिया था। किसको मारा था? तो आप ध्यान रखना अंबा प्रसाद को मारा था। तो हम कह सकते हैं ये उस समय की एक बहुत बड़ी घटना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना यहीं पर हमको फिर एक नई घटना भी देखने को मिलती है। क्या? कि वाकपति राज के समय ही वाकपति राज का जो पुत्र हुआ करता था, पुत्र कौन था? तो ध्यान रखना दोस्तों,
लक्ष्मण चौहान। कौन था? तो देखिए इधर, लक्ष्मण चौहान। इनके पुत्र का, हाँ देखिए इधर, इनका पुत्र था लक्ष्मण, लक्ष्मण चौहान, लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान क्या करता है? तो ध्यान रखना भाई, चौहान, चौहान राज्य का विस्तार करता है। चौहान राज्य का विस्तार करता है। कैसे करता है विस्तार? ध्यान रखना भाई, कैसे करता है? तो देखिए आप लोग, ये क्या करता है ना, वर्तमान, वर्तमान पाली, वर्तमान पाली के नाडोल, नाडोल क्षेत्र में, नाडोल क्षेत्र में, वर्तमान पाली के नाडोल क्षेत्र में, क्षेत्र में, क्षेत्र में 960 ईस्वी के आसपास, आसपास नाडोल चौहान शाखा, चौहान शाखा की नींव डालता है, नींव डालता है। ये ध्यान रखना दोस्तों आप लोग, यानी कि जो लक्ष्मण चौहान हैं वो क्या करते हैं? चौहान राज्य का विस्तार करते हैं और वर्तमान पाली के जो आसपास का क्षेत्र है नाडोल, वहां पर है ना एक नए वंश की नींव डालते हैं। कब डालते हैं? तो आप ध्यान रखना 960 ईस्वी के आसपास। तो हम कह सकते हैं नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था? तो ध्यान रखना आप लोग, वो कौन हुआ करता था? लक्ष्मण चौहान हुआ करते थे दोस्तों। तो बनाते चलिए दोस्तों, आप लोग बनाते चलिए, बनाते चलिए दोस्तों। लाइक करें आप लोग और क्लास को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ में। ये क्लास आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास चल रही है दोस्तों आपकी ये, तो आप लोग इसका ध्यान रखें, आप इसका ध्यान रखें दोस्तों। हाँ, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे देखिए आप लोग, आगे के वंश में ना, आगे के वंश में अब तक हमने वासुदेव चौहान से लेकर के और लगभग लास्ट क्लास में हमने वाकपति राज द्वितीय तक का ये पूरा कर लिया है। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो ध्यान रखना आप लोग, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं यानी कि चौहान वंश, चौहान वंश के, चौहान, चौहान वंश का, का वंश वृक्ष। ये देखिए आप लोग, वंश वृक्ष देखने को मिलता है। देखो कैसे, हालांकि पढ़ाने तो यहाँ पर सारे ही शासक है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर कुछ शासकों से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें आप लोग देखिए सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पर पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज प्रथम। ध्यान रखना दोस्तों, हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम के बाद, पृथ्वीराज प्रथम के बाद अगले जो शासक बनेंगे, अगले जो शासक बनेंगे वो दोस्तों ध्यान रखना आप लोग कौन बनेंगे? अजय राज, अजय राज, अजय राज चौहान। ध्यान रखना दोस्तों, अजय राज चौहान। इसके अलावा अगले जो शासक बनेंगे इनके बाद वो कौन? तो देखिए इधर, अर्णोराज। इनके बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन? तो अर्णोराज, अर्णोराज हमको देखने को मिलेंगे। अर्णोराज के बाद, अर्णोराज को अपन आनाजी भी तो कहते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। अर्णोराज के बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक हमको देखने को मिलेंगे विग्रह,
विग्रह राज, विग्रह राज चतुर्थ, जिसको हम कहते हैं बीसल देव चौहान, बीसल देव चौहान। ये ध्यान रखना दोस्तों आप लोग, विग्रह राज यानी कि बीसल देव चौहान देखने को मिलेंगे, महत्वपूर्ण शासक। और भी शासक हुए हैं, लेकिन ये कुछ विशेष शासक हमको देखने को मिलेंगे। वैसे तो आगे जाकर के हमको पृथ्वीराज द्वितीय उनके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन अभी हमने शुरुआत बात की, जिसमें ध्यान रखना हमने शुरू किया पृथ्वीराज से, उसके बाद में अजय राज, उसके बाद में अर्णोराज, और अर्णोराज के बाद में वैसे तो इनके 3 महत्वपूर्ण पुत्रों का हमको जानकारी मिलता है, जिसमें ध्यान रखना हम लोग सबसे अच्छी बात करेंगे किसके बारे में, तो विग्रह राज के बारे में। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर इसको बनाते चलिए, साथ के साथ ही बनाते चलिए दोस्तों। वैसे कल की जो हमारी क्लास होने वाली है वो पृथ्वीराज प्रथम से होने वाली है। बनाइए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास देखने के लिए, और ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। इसके अलावा लगातार होने वाली लाइव क्लासों से आप जुड़ें, अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करें, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए क्लास को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये सभी क्लास आपको बिल्कुल बिना किसी चार्ज के लगातार मिलने वाली है, और आप लोग इसका बहुत अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप लोग इस सेशन से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेष मिलते हैं अगली क्लास में।